प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम जो अपना पाठ नंबर 11 है, अध्याय 11वां विनिर्माण उद्योग। पाठ का क्या नाम है? विनिर्माण उद्योग, जिसको हम वस्तु निर्माण भी कह सकते हैं। तो देखो, इस अध्याय में हम क्या करेंगे? पाठ पहला ही चल रहा है। इस अध्याय में हम जो प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे कृषि था, एक प्राथमिक क्रिया है, तो कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, जैसे उदाहरण के लिए गन्ने से जैसे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया? गन्ना और कपास कच्चा माल हो गया। तो उसको हम किसी फैक्ट्री या उद्योग में बेचते हैं ना। फिर उससे क्या होता है? माल तैयार होता है या वस्तु निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग। यानी कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उन्हें निर्मित करना या तैयार करना ही क्या है? वस्तु निर्माण या विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो ये पाठ का नाम लिख लेंगे आप, विनिर्माण उद्योग। और फिर परिभाषा लिखेंगे हम उद्योग की, क्योंकि विनिर्माण कहाँ होता है? उद्योगों में। किस में होते हैं? उद्योगों में। तो हेडिंग डाले उद्योग। अब उद्योग में लिखें आप, कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कृषि यानी खेती, कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक एवं भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। परिवर्तित यानी बदलना, परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। अब देखो, कृषि यानी खेती से दो चीज़ है इसमें, कृषि और खनन से। खनन यानी जो खान होती हैं, उनसे प्राप्त या खेती से प्राप्त उत्पाद हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? फैक्ट्रियों में रासायनिक और भौतिक गुण, ये भी लिखना है, रासायनिक और भौतिक गुणों के द्वारा क्या करते हैं? उसको हमें रूप में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, उसको उद्योग कहते हैं। अब देखो, उदाहरण भी मैंने आपको बताए, दो उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण लिखे, जैसे मतलब उदाहरण होता है तो दूसरी लाइन से लिखिए, यह परिभाषा हो गई। जैसे कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना। जैसे कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना। एक उदाहरण तो ये हो गया, कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र यानी कॉटन के कपड़े। दूसरी लाइन में लिखें, कपास के अलावा गन्ने से चीनी व गुड़ बनाना। गन्ने से चीनी व गुड़ बनाना एवं, आगे इसमें लिख सके तो आगे भी लिख सकते हैं आप, एवं लकड़ी से खिलौने बनाना आदि। एवं लकड़ी से खिलौने बनाना आदि, यानी लकड़ी से खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। तो वो किस में आ जाएगा? विनिर्माण में या वस्तु निर्माण में। ये कहाँ होता है? ये काम उद्योगों में तो होता है ना, फैक्ट्री जिसको कारखाने हम बोलते हैं, उसमें। तो ये तीन उदाहरण हो गए उद्योग में, यानी रासायनिक क्रिया भौतिक गुणों में परिवर्तन करके इसको तैयार निर्मित किया जाता है, जो बाजार में उपलब्ध होता है। तो ये कच्चा माल हो गया। अब देखो,
अगला लिखिए आप, अगली हेडिंग डालिए भारत में उद्योगों के साख से। एक लाइन छोड़ के लिख ले, भारत में उद्योगों के साख से। साख से मतलब सबूत जिसको हम बोलते हैं। भारत में उद्योगों के साख से, जैसे अपना दिल्ली में महरौली का लोह स्तंभ है, जो लोह इस्पात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि उस पर आज तक जंग नहीं लगी है, तो वो एक साक्ष्य हमारे पास सबूत है। तो इसमें लिखे आगे आप, भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में, भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, फिर कोमा लगाएंगे मिट्टी के बर्तन, सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियाँ, अलग अलग शब्द है, कांसे की मूर्तियाँ, तथा दिल्ली के, या दिल्ली में लिख ले, दिल्ली में महरौली का लोहा स्तंभ, महरौली का लोहा स्तंभ, लोहे का एक स्तंभ यानी खंबा है, महरौली का लोहा स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का, भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का घोतक है। घोतक यानी सूचक है, घोतक यानी सूचक है। तो ये बात में सूती वस्त्र उद्योग है, कांसे के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, वो जो अपने कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो उस कुतुब मीनार के पास एक जगह है महरौली, वहाँ पर लोहा स्तंभ है, उस पर आज तक भी जंग नहीं लगा, इतने सालों बाद भी जंगरोधी है वो। तो ये हमारे उद्योगों का प्रमाण है। क्या है? प्रमाण या साक्ष्य है। अब देखो अगली हेडिंग डालिए, भारत में, ये कंप्लीट हो गया। अगला लिखे, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। भारत में आधुनिक, पूरा लिखेंगे आप, आधुनिक उद्योगों का आरंभ भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। इसमें लिखे आप, इसमें लिखे सन 1845 में सूती वस्त्र मुंबई में, 1845 में सूती वस्त्र मुंबई में, तथा 1855 में जूट उद्योग, जिसको हम पटसन भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं, जूट उद्योग की स्थापना से भारत में उद्योगों का जन्म हुआ। भारत में उद्योगों का जन्म हुआ। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद, शुरू से, स्वतंत्रता के बाद 1948 में, यहाँ लाइन खींचेंगे, स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। तो औद्योगिक नीति की प्रथम के नीचे लाइन खींच लेंगे, प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। अब ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1948 में। ठीक है, ये सन याद रखनी है। प्रथम, कौन सी? प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई?
1948 में, 1948 में। अब देखो आगे अगली लाइन से, योजना आयोग के माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से, इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, योजना आयोग। अब इसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग। क्या हो गया, नीति आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना तो कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। फिर 2014 में तो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, श्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और अब वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह कौन सा बन गया, नीति आयोग। कौन सा बन गया, नीति आयोग बना दिया गया। अभी आपको याद रखना है। तो पहले की बात पढ़ रहे हैं प्रारंभ की, तो पहले योजना आयोग ही था, मतलब दिसंबर 2014 तक योजना आयोग था, अब इसको नीति आयोग नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग, योजना आयोग के माध्यम से, तो आप संग भी लिख सकते हैं, कोष्टक में लिखना चाहे तो योजना आयोग की स्थापना ये 15 मार्च 1950 को, आगे भी आएगी ये सन, ये दोनों ही आएगी, लेकिन यहाँ रिवीजन हो जाए तो बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा होता ना, तो आगे फिर आएगी ये, जो हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे अगले पाठों में। तो योजना आयोग ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया, विकास का मार्ग प्रशस्त किया, यानी विकास का मार्ग दिखाया किसने, योजना आयोग ने। तो योजना आयोग क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना, पहले हम पढ़ चुके हैं। पंचवर्षीय योजना कौन सी, 5 वर्ष की जो समयबद्ध योजना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना में सरकार क्या करती है, योजना आयोग के माध्यम से नीति बनाती है। जैसे मालूम बिजली के मामले में पीछे, तो बिजली के क्षेत्र में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में, उद्योग के मामले से कोई एक विषय ले लिया, मैटर ले लिया, फिर 5 साल तक उस पर ही काम किया जाता है ताकि उसको विकसित किया जा सके, ठीक है ना। फिर अगली लाइन में लिखें, योजना आयोग ने, अगली लाइन में, योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय, सी बढ़ाएगा, सी के ऊपर है की मात्रा, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग, फिर कोमा लगाएंगे, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग एवं कागज उद्योग का विकास किया, कागज उद्योग का विकास किया। अब देखो योजना आयोग था, इसने क्या किया, उद्योगों का मार्ग प्रशस्त किया, और उन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम 5 वर्ष की योजना बना दी। तो इसमें जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, नाम सुना ना आपने। तो इन उद्योगों का विकास करने के लिए योजना बनाई 5 वर्ष की। फिर उस पर ही ध्यान दिया गया भाई चीनी का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, लोहा इस्पात को कैसे बढ़ाया जाए, कागज उद्योग को कैसे, कागज के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। तो 5 साल तक उन पे ही इन्वेस्ट किया गया, उन पे ही ध्यान दिया गया, उनमें सुधार किया गया ताकि उनको विकसित किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये किसके माध्यम से, योजना आयोग तो ये नीति बनाते हैं और 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन उद्योगों का विकास किया गया, जो मैंने बताया अभी, सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, इनका। अब देखो ये कंप्लीट हो गया आरंभ में। अब लिखेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग, अगले दिन क्या डालेंगे, भारत में लोहा इस्पात उद्योग, भारत में लोहा इस्पात उद्योग।
अब देखो ये मुख्य उद्योग है, ये हर चीज़ में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन है, उसमें लोहे की जरूरत होती है ना, बनती है लोहे की। लोहा एक मजबूत धातु है, तो ये इसे अन्य उद्योगों की जननी भी कहते हैं। यानी अगर लोहा नहीं होता तो और मशीनें कैसे बनती, नहीं बनती ना। फिर छोटे छोटे उपकरण से लेकर बड़ी से बड़ी विशाल मशीनों तक लोहे का काम में ली जाती है। तांबा ये नरम होता है ना, और धातुएं महंगी होती हैं, तो लोहा मजबूत भी होता है और धातु की तुलना में सस्ता भी होता है और भारी भी होता है। तो ये लोहा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है या उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है इसको। इसके बिना मतलब लोहा इस्पात के बिना अन्य उद्योगों की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें लिखिए आप, यह उद्योग कौन सा, लोहा इस्पात उद्योग, यह उद्योग भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। विश्व का औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। भारत का नहीं, पूरी दुनिया में ही। भाई लोहा है तभी तो मशीनें बनेगी। तो मशीनों के उपकरण हम घर में कहीं भी काम में लेते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती है ना। तो इस आधार स्तंभ रहा है। इसे अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अन्य के नीचे लाइन खींच लेंगे और जननी के नीचे अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। किसको, लोहा इस्पात उद्योग को। तो किस उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है, लोहा इस्पात उद्योग को। क्योंकि हर उद्योग में कोई भी मशीन बनाते हैं, कोई छोटा से छोटा उपकरण होता है, उसमें हमें लोहे का ही बना होता है ना। इस कारण से लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। याद रखना आपको। अगली लाइन में लिखें, इसकी स्थापना किसकी, लोहा इस्पात उद्योग की। इसकी स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना भारत में, तो भारत में की बात, भारत में है ना, भारत में सबसे पहले कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित की गई। बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित की गई। क्या, लोहा इस्पात की फैक्ट्री है ना, वो सबसे पहले कहाँ, राज्य का नाम पूछे तो क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में, तो लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले कहाँ, भारत में कौन सी जगह है, पश्चिम बंगाल में। जैसे अपना राजस्थान वैसे बंगाल राज्य है, फिर उसमें जगह का नाम, जब अपने जिलों के नाम, जगह के नाम होते, तहसीलों के नाम होते हैं ना, तो वहाँ पर कुल्टी नामक जगह है। तो बंगाल में कुल्टी नामक जगह पर एक कारखाना खोला गया जिसका क्या नाम था, बाराकर आयरन वर्क्स। बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। तो पश्चिम बंगाल में कौन से स्थान पर, कुल्टी नामक स्थान पर, किस नाम से, बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से किसका, लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना खोला गया। ये याद रखेंगे। अगली लाइन में लिखे, लेकिन, अगली लाइन से, लेकिन वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा। वास्तविक शुरुआत, वास्तविक के नीचे लाइन खींच लेंगे, जमशेदजी टाटा। टाटा कंपनी का नाम सुना होगा आपने, आता टाटा के ट्रक है, टाटा की गाड़ियाँ आती है ना। जमशेदजी टाटा
ने 1907 में 1907 में सांगची में, सा के ऊपर बिंदु कै और ची बड़ा, सांगची, ये कहाँ था? बंगाल में कुल्टी। ये जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में सांगची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा ने किसके नाम से? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। कोष्टक में लिख लिया टिस्को। तो ये 12 आयरन वर्क्स कुल्टी बंगाल में, और वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा ने, तो टाटा जिसका सरनेम है व्यक्ति का, तो ये अपने नाम पर ही उसने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली, जो शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिस्को। ये भी लिखेंगे क्या? टिस्को। के बाद बोले टिस्को का पूरा नाम बताइए। प्रश्न क्या पूछते हैं? टिस्को का पूरा नाम बताइए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है ना। ये TISCO, टिस्को। ऐसे भी टिस्को ऐसे भी लिखते हैं ना, टिस्को। तो टिस्को का पूरा नाम क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगली लाइन से, किसके बाद है? टिस्को के बाद में। इसके बाद 1909 में, ये 7 में था, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा ने 1907 में, इसके बाद 1909 में आसनसोल के निकट आसनसोल के निकट हीरापुर में, आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी खोली गई। कब? 9 में। कब? 1909 में। अब 36 में क्या किया गया? कुल्टी व हीरापुर के कारखानों को मिला दिया। अब देखो अगली लाइन में लिखे 1936 में इन की बात थी। अब 1936 आते आते तो 1936 में क्या किया गया? 1936 में कुल्टी जो शुरू का था ना पश्चिम बंगाल में, तो 1936 में कुल्टी व हीरापुर जो भी लास्ट में हमने पढ़ा इनकी टिस्को के बाद में, वह आसनसोल में हीरापुर पढ़ा ना हमने। हीरापुर जो 1909 का था ना, हीरापुर के दोनों कारखाने, दोनों कौन से हैं? एक तो कुल्टी और आसनसोल के निकट हीरापुर, दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। में मिला दिए गए, मतलब कुल्टी और आसनसोल के निकट कौन सा? हीरापुरा। तो ये दो गए ना, इन दोनों को किस में मिला दिया गया? इसमें। ये 7 में था ना 1907 और ये 1909, ठीक है, 7 और 9, इन दोनों को फिर ये 7 में ये था, ये किस में था? शुरुआत में था ना ये, इसमें सन नहीं दी थी,
साथ में तो कौन था, टिस्को था। तो बंगाल वाला नहीं प्रथम जो कुल्टी में हुआ था, 9 में आसनसोल। तो इन दोनों को बाद में कभी 36 में 1936 में क्या किया गया, इन दोनों को किसको, पश्चिम बंगाल में जो कुल्टी में जो लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया, और आसनसोल में हीरापुरा जगह का नाम है, वहाँ पर ये जो कारखाना खोला, इन दोनों को 36 में किस में मिला दिया गया, टिस्को में। किस में मिला दिया, टिस्को में मिला दिया। आगे देखो अगली लाइन में, सन 1937 में, अब 36 है ना इसका आगे, 1937 में बर्नपुर, ये बंगाल में ही है बर्नपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, बर्नपुर, बर्नपुर में जगह का नाम है, बर्नपुर में स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कारपोरेशन का पे कौन वो चंद्र बिंदु नहीं लगानी, वो बिंदु नहीं लगानी है, चंद्र बिंदु हटा देनी है। कारपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल, बर्नपुर में स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से कंपनी स्थापित की गई, जिसे आगे से लिख ले, जिसे 1953 में इसको 1953 में इसको IISCO इसको में मिला दिया गया, इसको में मिला दिया। उन्नीस सौ 1953 में इसको में मिला दिया गया। इसमें मिला दिया, इसको में, जैसे टिस्को थी ना, इसको में मिला दिया गया। ठीक है, 37 में तो किसको मिलाया था, कुल्टी और हीरापुर दोनों को किसमें मिला दिया, टिस्को में। ठीक है, फिर 36 में इनको मिला दिया, फिर 37 में वो बर्नपुर बंगाल में जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पर जो कंपनी खोली गई उसको 73 में इसको में मिला दिया, इसमें मिला दिया, इसको में मिला दिया। अब जो ये थोड़े कठिन जरूर है पाठ, शब्द भी अटपटे से हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और बार बार पढ़ेंगे तब याद हो जाए, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, किसको किस में मिला दिया, ऐसे 1-2 बार याद करना हो जाएगा। टिस्को में मिलाया था, जो बंगाल में कुल्टी हमने पढ़ा, और आसनसोल में जो हीरापुरा था, उन दोनों कंपनियों को तो 1907 में बनी थी, कौन सी, टिस्को, टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो जमशेदजी टाटा ने बनाई थी, तो उनमें मिला दिया गया था। ठीक है ना। फिर जो 37 में कंपनी खुली बर्नपुर में, उसको किस में मिला दिया, इसको में। अब देखो, अब इसके अलावा भारत में और भी जो कंपनियां खोली गई, जो कारखाने खोले गए, कौन कौन सी जगह खोले गए और कौन से देश के सहयोग से खोले गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ब्रिटेन, दुर्गापुर है बंगाल में, वहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से एक लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया। ठीक है, भिलाई है, रूस की सहायता, छत्तीसगढ़ में जगह का नाम है, और रूस की सहायता से वो कारखाना खोला गया। और एक था उड़ीसा में राउरकेला, वो जर्मनी की सहायता से खोला गया। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो जर्मनी की सहायता से कौन सा कारखाना खोला गया, राउरकेला, उड़ीसा से। और जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, कौन से देश की सहायता से खोला गया, ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। और जो भिलाई कारखाना है छत्तीसगढ़ में, वो किसकी सहायता से खोला गया, रूस की सहायता से। एक है बोकारो, झारखंड में, बोकारो का है झारखंड में, तो बोकारो जो जगह का नाम है, उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय स्थापना में हुई बोकारो की,
चौथी में। किसमें? ये कंपटीशन क्लास में भी कई बार पूछा गया है। जो खनिजों से संबंधित पाठ आता है, उद्योगों से संबंधित पाठ आता है, उनमें पूछते तो बोकारो है, तो कई बार पूछ लेते बोकारो किस राज्य में? भारत के झारखंड में। समझ गए? तो राज्यों के नाम भी पूछ सकता है। और बोकारो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? चौथी में। कौन सी में? चौथी में। अब ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम लिखेंगे, तो अलग से हेडिंग बना लेते ताकि सही याद रहेगा। अब काफी बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो इसमें आप बनाएंगे भारत में विभिन्न देशों की सहायता से स्थापित कारखाने अब अलग पॉइंट बना लेंगे तो याद करने में ठीक रहेगा कि भारत में विभिन्न देशों की सहायता से, यानी दुनिया में जो देश है उनकी सहायता से भारत में कौन सी जगह कौन कौन से कारखाने खोले गए। तो उसमें आपको छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। दुर्गापुर एक जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में, वो किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। अभी बताया भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। और एक जर्मनी की सहायता से भी एक खोला गया जिसका नाम है राउरकेला। रा ऐसे याद रखेंगे, जैसे जर्मनी रा से राउरकेला, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उनके नाम पूछ लेते हैं। तो इसमें लिखिए आप अब, आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का विकास किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में या लाइन खींचेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ लाइन खींचेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, योजना तक लाइन खींच सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, फिर 5-5 साल की, जैसे 51-5, 56-56-5, 61 ऐसे है ना, 5-5 वर्ष की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब जो कौन कौन से, जो मैंने 3 बताया आपको भी, योजना में ब्रिटेन के सहयोग से, तो ब्रिटेन देश का नाम है ब्रिटेन या ब्रिटिश, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, तो ब्रिटेन के नीचे लाइन खींचेंगे, विभिन्न देशों की सहायता से, तो ब्रिटेन की सहयोग से दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कोष्टक में लिखे नाम भी पूछ सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में फिर कोमा लगाएंगे, जर्मनी के सहयोग से, एक लाइन में एक भी लिख सकते हैं, ये तो सही याद रहेगा। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तथा रूस की सहायता से, तीसरा इधर शुरू से लिख ले, ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं। तथा रूस की सहायता से भिलाई
भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए, में कारखाने स्थापित किए गए, कारखाने स्थापित किए गए। अब देखो यहाँ पर एक तो ये आपको विशेष याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन किन देशों के सहयोग से कौन से कारखाने खोले गए, तो आपको 3 याद रखने, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, तीनों जगह के नाम, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो ब्रिटेन की सहायता से, जर्मनी की सहायता से और रूस की सहायता से। तो ये तीनों, ये मन से याद होगा तो प्रश्नों को कैसे भी घुमा कर पूछ सकते हैं। ये नाम दे दिया, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना खोला गया, ऐसा पूछ लेते हैं। तो दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जगह का नाम याद होना चाहिए। या दुर्गापुर दे दे, दुर्गा भारत में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो कारखाना था वो किस देश के सहयोग से खोला गया, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। फिर जर्मनी की सहायता से कौन सा खोला गया, कहाँ खोला गया, राउरकेला, राउरकेला जो कहाँ है, उड़ीसा में। अब देखो ऐसे याद रखते हैं जय रा, ऐसे याद रखते हैं जरा, जैसे जर्मनी, रा से राउरकेला, कंफ्यूज नहीं हो। इसमें बी है, इसमें दू है, इस ये बी है, ये डी है, ऐसे भी याद रखने, बी से ब्रिटेन और डी से दुर्गापुर, डी से दुर्गापुर। ब्रिटेन में बी है, इसमें डी में कौन सा नाम है, तो डी में देखो यहाँ बी आएगा, यहाँ आर आएगा, तो अलग अलग है ना। तो ब्रिटेन में बी, बी के बाद में डी, डी से कौन सा था, दुर्गापुर, ऐसा याद रख सकते हैं। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो ब्रिटेन की सहायता से डी, डी मतलब दुर्गापुर। फिर जर्मनी की सहायता से, देश का नाम याद होगा, जर्मनी की सहायता, तो इसमें जय है, इसमें रा है, तो जय रा, ऐसे याद रख सकते हैं, जय से जर्मनी और रा से राउरकेला, उड़ीसा। फिर रूस में, रूस में फिर एक बच गया, वो खुद ही याद हो जाएगा, रूस में भिलाई, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भिलाई कहाँ है, या सभी, ऐसे सभी, 2 याद हो, तीसरा खुद ही याद हो जाएगा, रूस। 2 याद हो गए, बी, बी से डी, डी मतलब दुर्गापुर, और जैसे जर्मनी, जय रा, रा से राउरकेला, उड़ीसा में। तीसरा कौन सा बच गया, फिर रूस, रूस तो कौन सा, भिलाई छत्तीसगढ़। ये इसका नाम ऐसे पूछ सकते हैं, नाम देके कौन देश का नाम पूछ सकते हैं, या इन तीनों का नाम दे दे, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, तीनों कारखानों की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई, द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन आते हैं बस 4, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। अगर ये 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, एक ही लाइन में उत्तर दो, एबसद नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में, द्वितीय में। अब बोकारो बताया था मैंने, एक बोकारो है, ये बाद में, ये एक साथ किया गया था, कौन सी में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कारखानों की स्थापना की गई, तीनों के नाम बता दिए। एक था बोकारो, ये कहाँ है, झारखंड में। इसकी कौन सी में, चौथी में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो एक बार ये भी पूछ लेते हैं, वो ये प्रश्न भी आया था कंपटीशन में, राजस्थान पुलिस में आया था, इससे कौन रीट में सब प्रश्न आया तो था कि जो बोकारो कारखाना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया, चौथी में। कौन सी में, चौथी में। ये 3 याद लिख सकते हैं, मुख्य ये 3 थी, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, तीनों की किसमें, दूसरी में। बोकारो पूछे तो चौथी में। इसमें 3 शब्द है, एक बढ़ा देंगे, चौथी में। कौन से राज्य में, कैसे पूछ लें, बोकारो कौन से राज्य में, झारखंड में, ठीक है ना। अब देखो आगे इसमें लिखे इनके नीचे, प्रारंभ में इनकी क्षमता, प्रारंभ में यानी शुरू में, ये जो 3 कारखाने तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले गए। प्रारंभ में इनकी क्षमता 10 लाख टन थी, 10 लाख टन थी, 10 लाख टन थी। 1 टन में कितना वजन होता है, 10 क्विंटल यानी 1000 किलो। जो बाद में बढ़ाकर 16 लाख टन कर दी गई, जो बाद में बढ़ाकर 16 लाख टन कर दी गई। 10 से कितनी कर दी, 16, ठीक है। ये इसका कंप्लीट काम हो गया।
ठीक है, तीनों याद रखेंगे, बी से डी याद रख लेंगे, जैसे जर्मनी, रा से अब देखो 10 लाख टन से कितनी, 16 लाख टन, ये कंप्लीट हो गए यहाँ तक है। योजना कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब एक लाइन छोड़ के लिखें ताकि आपको सही याद रहे, तीर का निशान लगा के लिखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में अभी मैंने बताया आपको, चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो, फिर कोष्टक में लिखेंगे झारखंड। यह अलग से प्रश्न भी कई बार पूछा गया, पूछ भी सकते हैं। 3 तो एक साथ थे, वो द्वितीय में था, अब पूछ लेते हैं केवल इसका नाम देते हैं बोकारो। ये तो मेरी ध्यान होना चाहिए, झारखंड में है। फिर ये भी न दे, बोकारो देगा। बोकारो कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, चौथी में। ठीक है, तो आगे लिखेंगे आप, चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किया गया। जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, ऐसा लिख ले, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है। एक हमने पढ़ा था ना, बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में, पिछले बार में पढ़ा, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान थी। वो तो क्या थी, लोहे अयस्क की खान थी। वो तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पढ़ा था ना, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान का है, ये नाम देगा। तब तो लिखेंगे बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। और ये क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, तो इसमें लोहे अयस्क को पूछा, सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, बोकारो। कौन सा है, बोकारो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में खोला गया। फिर लिखिए 1973 में, अगली लाइन से नीचे, 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, SAIL सेल की स्थापना की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेल की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है। सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है। तो 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जिसको कहते हैं की स्थापना की गई। इसमें जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र की, एक तो होती है निजी क्षेत्र की, एक होती है सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे हमने पढ़ा था ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पढ़ा था शीशा दस्ता में, कॉपर यानी तांबे में।
कंपनी है। लिखिए इसमें 3, आगे इसमें लिख ले इसमें सेल, इसमें 3, तो 3 की लाइन लिख 3 और इसमें 3 और कारखाने विशाखापट्टनम, 3 कारखाने और ऐसा मिलके कौन से, विशाखापट्टनम, तो हमने पढ़ चुके हैं। विशाखापट्टनम क्या है, बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश में। कोष्टक में लिखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर कोमा लगाएंगे। सेलम कौन सा, ये सेलम, फिर कोष्टक में लिखेंगे तमिलनाडु, फिर लिखेंगे विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में। सेलम तमिलनाडु व विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु और विजयनगर कर्नाटक, ये बार बार पढ़ेंगे, जगह के नाम भी याद हो जाएंगे। सेलम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह भी आंध्रा में। तो इसको इसमें 3 और मिला देगी, किसमें, सेल में, ठीक है ना। तो बोकारो, ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें 2, इसमें बोकारो झारखंड में जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछे तो बोकारो है झारखंड में। और लोहा है इसका सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, पढ़ा था ना हमने। अब देखो आगे लिखिए अगली लाइन में, ये कंप्लीट हो गया। आगे सन 2015 में, अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। 2015 के आंकड़े ये, 2015 में भारत विश्व में, 2015 में भारत विश्व में कच्चे लोहे का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कच्चे लोहे का, कच्चा लोहा मतलब है अयस्क, जिसको हम कहते हैं, बताए ना वो अयस्क नहीं, कच्ची धातु। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अयस्क, कच्चा लोहा मतलब है तीसरा बड़ा। तो तीसरे नीचे लाइन खींचेंगे, तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है। जबकि वर्ष 2003 में, तो पिछला यानी कंपेयर तुलना करेंगे, 2015 में तो कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लोहे का क्या है, या कच्चे लोहे का क्या है, उत्पादक देश, यानी उत्पादन करने वाला। जो 2003 में वह 8वें स्थान पर था। 2003 में कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर था। अब देखो इसने बढ़ोतरी की है, 12 साल आंकड़ा दिया है, 3 के बाद 15 के आंकड़े दिए, तो 7 और 5 12 सालों में वो 8वें स्थान से कहाँ चला गया, तीसरे नंबर पर चला गया। किसमें, लोहे अयस्क का निर्माण में, या कच्चा लोहा है उसके उत्पादन में भारत। क्योंकि कारखाने बढ़ गए, पहले कारखाने नहीं थे, पहले 3 थे, फिर हमने उसमें पढ़ा वो कारोर बना दिया, जो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप का ही बात का, नहीं पूरी एशिया का है। तो एशिया महाद्वीप जितने देश में उनमें बड़ा हो गया। फिर जो 3 जोड़े गए, विशाखापट्टनम आंध्रा में, सेलम तमिलनाडु में, और एक कौन सा, विजयनगर कर्नाटक में, वो 3 और जोड़ दिए भी सेल में। इस प्रकार ये बढ़ता गया उत्पादन, और 8 से 2003 में से लेकर 8वें स्थान से लेकर 15 में कहाँ पे आ गया, तीसरे नंबर पे। आगे लिखे, भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आदर्श है ना, हलंत है, रेड्यूस्ड आयरन मतलब लोहा। कोष्टक में DRI डायरेक्ट रेड्यूस्ड, आई का मतलब आयरन,
या स्पंज, या इसका क्या कह सकते हैं, या स्पंज, रेड्यूस्ड आयरन या स्पंज, पे के ऊपर अनुस्वार, स्पंज आयरन का, रेड्यूस्ड आयरन था तो या इसको स्पंज आयरन भी कहते हैं, या स्पंज आयरन का। स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? भारत। तो स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है दुनिया में? भारत। कौन सा? भारत। डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी उसको उत्पन्न करने वाला, उसको पैदा करने वाला कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। तो अगली लाइन में लिखिए, चीन और अमेरिका के बाद, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा होता है ना, भारत दुनिया में तैयार इस्पात का तैयार तो बनकर तैयार हो गया, कच्चे से पक्का काम में लेने लायक है ना वो, तैयार इस्पात का तीसरा बड़ा, तो तीसरे के नीचे लाइन खींचेंगे, तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। अब देखो, तो उत्पादन में स्पंज में तो ये हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा भारत है। अब देखो, चीन और अमेरिका के बाद में जो इस्पात, जो कच्चा लोहा जिसको हम अयस्क कहते हैं, जो बनकर तैयार हो गया कारखानों में, जो हमने दुर्गापुर पढ़ा, फिर जर्मनी की सहायता से कौन सा पढ़ा हमने? राउरकेला पढ़ा ना, और एक कौन सा था? रूस, भिलाई, छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, बी मतलब ब्रिटेन, डी मतलब दुर्गापुर, तीन वो गए, बोकारो हो गया, ये वो तीन और जोड़ दिए थे। फिर हमने विशाखापट्टनम, सेलम और विजयनगर, इन तीनों में जो अभी तैयार माल हो गया, इनमें और दुनिया में और भी बात में थोड़ी है, दुनिया में इस बात कारण तो उसमें उपभोक्ता मतलब काम में लेने वाला। अब देखो यहाँ पर सब उत्पादन करने वाला तो अलग है, जैसे स्पंज कारखाना सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, वो तो उत्पादन करने वाला था। अब काम, उपभोक्ता मतलब है काम में लेने वाला, तीसरा नंबर का देश है भारत। इन तो तैयार इस्पात, लोहा उद्योग, लोहा है, उसको काम में लेने वाला देश कौन सा है? उपभोक्ता। यानी किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला क्या हो गया? उपभोक्ता। वो कौन है? भारत। तीसरा बड़ा उपभोक्ता कौन है? भारत। अब देखो अगली लाइन लिखें, इस्पात उद्योग क्षेत्र में जीडीपी में लिख गया, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था जीडीपी में लगभग 2% योगदान है। जीडीपी में लोहा इस्पात का कितना योगदान है? 2%। कितना योगदान है? 2%। तथा इस उद्योग में लगभग 6 लाख लोग कार्यरत हैं। तथा इस उद्योग में, कौन से में? लोहा इस्पात उद्योग में 6 लाख लोग कार्यरत हैं। 6 लाख लोग कार्यरत हैं। जीडीपी में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी का ग्रास, डी का डोमेस्टिक, पी का प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको हिंदी में कहते हैं हम। तो हमारा एक पूरा हो गया, कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग। तो देखो इसमें अभी इसका आप रिवीजन करते जाएंगे। मुख्य कौन से? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से
इनका विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में 3 हमने बताई दिए, ब्रिटेन की सहायता से, जर्मनी की सहायता से और रूस की सहायता से, तीनों के नाम। ठीक है, कौन से राज्य में भी चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो जो झारखंड में है उसमें कारखाने की स्थापना की गई। फिर 3 अन्य जो सेल था इसको पढ़ लिए थे हमने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर सेल थे, फिर सेल में 3 और जोड़े, विशाखापट्टनम जो कहाँ है आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में। स्पंज या डायरेक्ट रेड्यूज आयरन का सबसे बड़ा है, स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। फिर लास्ट में हमने पढ़ा जो तैयार इस्पात है उसमें चीन और भारत के बाद में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत। और लोहे इस्पात उद्योग में जो भारत की जीडीपी है जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी का प्रोडक्ट, सकल उत्पाद में जीडीपी में 2% हिस्सा और इसमें कम से कम 6 लाख लोग कार्य करते हैं। और अगला जो है सूती वस्त्र उद्योग वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।